दोस्तों, गुलजार साहब अपने ज़माने के बहुत ही बड़े शायर थे। उन्हीं की शायरी में से चुराई हुई दो पंक्ति हैं, ध्यान से सुनिएगा। मिलो एक बार को तुम शिद्दत से, मिलो एक बार को तुम शिद्दत से, एक बात कहनी है तुझसे गले लगकर, तेरी ही शिकायतें हजार बार करनी है। तुझसे गले लगकर तेरी ही शिकायतें हजार बार करनी है। नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी कैदी। आवाज सरोज शर्मा। 14 साल तक निरंतर मानसिक वेदना और शारीरिक वेदना भोगने के बाद आइवन ओखोटस्क जेल से निकला, पर उस पक्षी की भांति नहीं जो शिकारी के पिंजरे से पंखहीन निकलता हो, बल्कि उस सिंह की भांति निकला जिसे कटघरे की दीवारों ने और भी भयंकर तथा और भी रक्त लोलुप बना दिया था। उसके अंतःस्थल में एक द्रव ज्वाला उमड़ रही थी, जिसने अपने ताप से उसके बलिष्ठ शरीर, सुडौल अंग प्रत्यंग और लहराती हुई अभिलाषाओं को झुलस डाला था। और आज उसके अस्तित्व का एक एक अणु, एक एक चिंगारी बना हुआ था, क्षुधित, चंचल और विद्रोहीमय। जेलर ने उसे तोला। प्रवेश के समय तो वह 2 मन 30 सेर का था। 2 मन 30 सेर मतलब वो 230 केजी का था। आज केवल 1 मन 5 सेर का था। और जब वापस वह 14 साल बाद जाने लगता है, तो उस समय जब जेलर उसका वजन करता है तो वह 1 मन 5 केजी का रह जाता है। जेलर ने सहानुभूति दिखाकर कहा, तुम बहुत दुर्बल हो गए हो आइवन। अगर जरा भी पथ्य हुआ तो बुरा होगा। आइवन ने अपने हड्डियों के ढांचे को विजय भाव से देखा और अपने अंदर एक अग्निमय प्रवाह का अनुभव करता हुआ बोला, कौन कहता है कि मैं दुर्बल हो गया हूँ? तुम खुद देख रहे होगे। दिल की आग जब तक नहीं बुझेगी, आइवन नहीं मरेगा जेलर साहब। 100 वर्ष तक नहीं मरेगा, विश्वास रखिए। आइवन इसी प्रकार बाकी बाकी बातें करता था, इसलिए जेलर ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस उसे विक्षिप्त समझते थे। सॉरी सब उसे विक्षिप्त समझ रहे थे। कुछ पढ़ा लिखा हो जाने के बाद उसके कपड़े और पुस्तकें मंगवाई गई, पर वह सारे सूट अब उसे उतरे हुए लग रहे थे। कोटों की जेबों में कई नोट निकले, कई नगद रुपये भी। उसने सब कुछ वहीं जेल के वार्डरों और निम्न कर्मचारियों को बांट दिया, मानो उसे कोई राज्य मिल गया हो। जेलर ने कहा, यह नहीं हो सकता है। तुम सरकारी आदमियों को रिश्वत कैसे दे सकते हो? आइवन साधु भाव से हंसा। यह रिश्वत नहीं है जेलर साहब। इन्हें रिश्वत देकर अब मुझे इनसे क्या लेना देना है? अब ये अप्रसन्न होकर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे और प्रसन्न होकर मुझे क्या दे देंगे? यह उन कृपाओं का धन्यवाद है जिनके बिना 14 साल तो क्या, मेरा यहाँ 14 घंटे बीतना भी असहाय हो जाता। जब वह जेल के फाटक से निकला तो जेलर और सारे अन्य कर्मचारी उसके पीछे उसे मोटर तक छोड़ने पहुंचे। 15 साल पहले आइवन मास्को के संपन्न और संभ्रांत परिवार से था। उसने विद्यालय में उसे ऊंची शिक्षा पाई थी, खेल में अभ्यस्त था और बहुत ही निर्भीक था। उदार और सहृदय आदमी था। दिल आईने की भांति निर्मल, सील का पुतला, दुर्बलों की रक्षा के लिए जान पर खेलने वाला, जिसकी हिम्मत संकट के सामने नंगी तलवार हो जाती थी। उसके साथ हेलेन नाम की एक युवती भी पढ़ती थी, जिस पर वह विद्यालय के सारे युवक प्राण देते थे। वह जितनी रूपवती थी उतनी ही तेज थी, बड़ी कल्पनाशील, पर अपने मनोभावों को ताले में बंद रखने वाली थी। वह आइवन में क्या देखकर वह उसकी ओर खिंची चली आई, यह कहना कठिन है। दोनों में लेस मात्र भी सामंजस्य नहीं था। आइवन शहर और शराब का प्रेमी था। हेलेन इसके विपरीत कविता और संगीत और नृत्य पे जान छिड़कती थी।
आइवन की निगाह में रुपए केवल इसलिए थे कि दोनों हाथों से उड़ाए जाएं, जबकि हेलेन अत्यंत कृपण। आइवन को लेक्चर हॉल कारागार लगता था। हेलेन इस सागर की मछली थी, पर कदाचित वह विभिन्नता ही उसमें स्वाभाविक आकर्षण की अंग बन गई, जिसने अंत में विकल प्रेम का रूप ले लिया। आइवन ने उससे विवाह का प्रस्ताव किया और उसने स्वीकार कर लिया। दोनों किसी शुभ मुहूर्त में शादी करके इसके पहले किसी पहाड़ी जगह में जाने के मंसूबे बांध रहे थे कि सहसा राजनीतिक संग्राम ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। हेलन पहले से ही राष्ट्रवादियों की ओर झुकी हुई थी। आइवन भी उसी के रंग में रंग उठा। खानदान का रईस था, उसके लिए प्रजा का पक्ष लेना एक महान तपस्या थी। इसलिए जब कभी वह इस संग्राम में हताश हो जाता तो हेलेन उसकी हिम्मत बढ़ाती और आइवन उसके स्नेह और रंग से प्रभावित होकर अपनी दुर्बलता पर लज्जित। इन्हीं दिनों यूक्रेन प्रांत की सूबेदारी पर रोमनाफ नाम का एक गवर्नर नियुक्त होकर आया था। बड़ा ही कट्टर, राष्ट्रवादियों का जानी दुश्मन। दिन में 2-4 विद्रोहियों को जब तक जेल में नहीं डाल लेता था उसे चैन नहीं आता था। आते ही आते उसने कई संपादकों पर राजद्रोह का अभियोग चलाकर उन्हें साइबेरिया भिजवा दिया। कृषकों की सभाएं तोड़ दी, नगर की म्युनिसिपालिटी भी तोड़ दी और अब जनता ने अपना रोष प्रकट करने के लिए जलसे किए तो पुलिस से भीड़ पर गोलियां चलवाई थी, जिससे कई बेगुनाहों की जानें चली गई थी। मार्शल लॉ भी जारी कर दिया था। सारे नगर में हाहाकार मच गया। लोग मारे डर के घरों में नहीं निकलते थे, क्योंकि पुलिस हर एक की तलाशी लेती थी और उन्हें बहुत ही पीटती थी। हेले ने कठोर मुद्रा से कहा, यह अंधेर तो अब नहीं देखा जाता। आइवन बोला, इसका कुछ उपाय होना चाहिए। आइवन ने प्रश्न भरी आंखों से देखा। उपाय? हम क्या कर सकते हैं हेलेन? हाँ, हेलेन ने इसकी जड़ता पर खिन्न होकर कहा, तुम कहते हो हम क्या कर सकते हैं? मैं कहती हूँ हम सब कुछ कर सकते हैं आइवन। मैं इन्हीं हाथों से उनका अंत कर दूंगी। आइवन ने विस्मय से उसकी ओर देखा। तुम समझती हो उसे कत्ल करना आसान है? वह कभी खुली गाड़ी में नहीं निकलता। उसके आगे पीछे सशस्त्र सवारों का एक दल हमेशा रहता है। रेलगाड़ी में भी वह रिजर्व डब्बों में ही सफर करता है। मुझे तो असंभव सा लगता है। हेलेन, बिल्कुल असंभव नहीं है। हेलेन कई मिनट तक चाय बनाती रही। फिर 2 प्याले मेज पर रखकर उसने प्याला मुंह से लगाया और धीरे धीरे पीने लगी। किसी विचार में के तन्मय हो रही थी। सहसा उसने प्याला मेज पर रख दिया और बड़ी बड़ी आंखों से तेज भरकर बोली, यह सब कुछ होते हुए भी मैं उसका कत्ल कर सकती हूँ आइवन। आदमी एक बार अपनी जान पर खेलकर सब कुछ कर सकता है। जानते हो मैं क्या करूंगी? मैं उससे राहो रस्म पैदा करूंगी, उसका विश्वास प्राप्त करूंगी, उसे इस भ्रांति में डालूंगी कि मुझे उससे प्रेम है। मनुष्य जितना ही हृदयहीन हो, उसके हृदय के किसी न किसी कोने में पराग की भांति रस छिपा ही रहता है। मैं तो समझती हूँ कि रोमनाफ की यह दमन नीति उसकी अवरुद्ध अभिलाषा की गांठ है और कुछ भी नहीं। किसी मायाविनी ने के प्रेम में असफल होकर उसके हृदय का रस रेत सूख गया है। वहां रस का संचार करना होगा और किसी युवती का एक मधुर शब्द, एक सरल मुस्कान भी जादू का काम करेगी। ऐसे को तो वह चुटकियों में अपने पैरों पर गिरा सकती है। तुम जैसे सैलानियों को रिझाना इससे कहीं कठिन नहीं। अगर तुम यह स्वीकार करते हो कि मैं रूपहीन नहीं हूं, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि मेरा कार्य सफल होगा। बतलाओ मैं रूपवती हूँ या नहीं? उसने तिरछी आंखों से आइवन को देखा। आइवन इस भाव विलास पर मुग्ध होकर बोला, तुम मुझसे पूछती हो हेलन? मैं तो तुम्हें संसार की। हेलन ने उसकी बात काट कर कहा, अगर तुम ऐसे समझते हो तो तुम मूर्ख हो। इस नगर में नहीं, हमारे विद्यालय में ही मुझसे कहीं रूपवती बालिकाएं मौजूद हैं। हाँ, तुम इतना कह सकते हो कि तुम कुरूपा नहीं हो। क्या तुम समझते हो मैं तुम्हें संसार का सबसे रूपवान मनुष्य समझती हूँ? कभी नहीं। मैं ऐसे एक नहीं 100 नाम गिना सकती हूँ
जो चचेरे ममेरे में तुमसे कहीं बढ़कर है। मगर तुम में कोई ऐसी वस्तु है जो तुम्ही में है, वह और किसी में नहीं है। तो मेरा कार्यक्रम सुनो। 1 महीने तो मैं मुझे उसे मेल कराते लगेगा, फिर वह मेरे साथ सैर करने निकलेगा, और तब एक दिन हम और वह दोनों रात को पार्क में जाएंगे और तालाब के किनारे बेंच पर बैठेंगे। तुम उसी वक्त रिवॉल्वर लेकर आओगे और वहीं पृथ्वी उसके बोझ से हल्की हो जाएगी, जैसा हम पहले कर चुके हैं। आइवन एक रईस लड़का था और क्रांतिमय राजनीति से उसका हार्दिक प्रेम न था। हेलेन के प्रभाव से कुछ मानसिक सहानुभूति उसे अवश्य पैदा हुई थी, और मानसिक सहानुभूति प्राणी को संकट में नहीं डालती। उसने प्रकट रूप से तो कई आपत्ति नहीं की, लेकिन कुछ संदिग्ध भाव से बोला, यह तो सोचो हेलेन, इस तरह की हत्या कोई मानुषीय कार्य है क्या? हेलेन ने तीखेपन से कहा, दूसरों के साथ मानसीय व्यवहार नहीं करता, उसके साथ हम क्यों मानसीय व्यवहार करें? क्या यह सूर्य की भांति प्रकट नहीं है कि आज सैकड़ों परिवार इस राक्षस के हाथों तबाह हो गए हैं? कौन जानता है इसके हाथ कितने बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं? ऐसे व्यक्ति के साथ किसी तरह की रियायत करना असंगत है। तुम न जाने क्यों इतने ठंडे हो। मैं तो उसके दुष्टाचार को देखती हूँ तो मेरा रक्त खौल उठता है। मैं सच कहती हूँ, जिस वक्त उसकी सवारी निकलती है, मेरी बोटी बोटी हिंसा के आवेग से कांपने लगती है। अगर मेरे सामने कोई उसकी खाल भी खींच ले तो मुझे दया नहीं आएगी। अगर तुम में इसका साहस नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, मैं खुद सब कुछ कर लूंगी। हाँ, देख लेना मैं कैसे उस कुत्ते को जहन्नुम में पहुंचाती हूँ। हेलेन का मुखमंडल हिंसा के आवेग से लाल हो गया था। आइवन ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, यह बात नहीं है। मेरा यह आशय न था कि मैं इस काम में तुम्हें सहयोग न दूं। मुझे आज मालूम हुआ कि तुम्हारी आत्मा देश की दुर्दशा से कितनी दुखित है, लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा कि यह काम इतना आसान नहीं है और हमें बड़ी सावधानी से काम लेना पड़े। हेलेन ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, तुम इसकी चिंता मत करो। संसार में मेरे लिए जो वह सबसे प्यारी है, उसे दांव पर रखते हुए क्या मैं सावधानी से काम नहीं लूंगी? लेकिन तुमसे एक याचना करती हूँ, अगर इस बीच में कोई ऐसा काम करूं जो तुम्हें बुरा लगे तो मुझे क्षमा कर देना। आइवन ने विस्मय भरी आंखों से हेलेन के मुख की ओर देखा। उसका आशय उसकी समझ में न आया। हेलेन डरी। आइवन कोई नई आपत्ति तो नहीं खड़ी करना चाहता। आश्वासन के लिए अपने मुख को उसके आतुर अधरों के समीप ले जाकर बोली, प्रेम का अभिनय करने में मुझे वह सब कुछ करना पड़ेगा जिस पर मात्र तुम्हारा ही अधिकार है। मैं डरती हूँ कहीं तुम मुझ पर संदेह न करने लगो। आइवन ने उसे कर पास में लेकर कहा, यह असंभव है हेलन। विश्वास प्रेम की पहली सीढ़ी होती है। अंतिम शब्द कहते कहते उसकी आंखें झुक गईं। इन शब्दों में उदारता का जो आदर्श था, वह उस पर पूरा उतरेगा या नहीं, वह यही सोचने लगा। इसके 3 दिन पीछे नाटक का सूत्रपात हुआ। हेलेन अपने ऊपर पुलिस के निराधार संदेह की फरियाद लेकर रोमनाफ से मिली और उसे विश्वास दिलाया कि पुलिस के अधिकारी उससे केवल इसलिए असंतुष्ट है कि वह उसके कुत्सित प्रस्तावों को ठुकरा रही है। यह सत्य है कि विद्यालय में उसकी संगत कुछ उग्र युवकों से हो गई थी, पर विद्यालय से निकलने के बाद उसका उनसे कोई संबंध नहीं है। रोमनाथ जितना चतुर था, उससे कहीं आतुर अपने को समझता था। उसने 10 साल के अधिकारी जीवन में उसे किसी ऐसी रमणी से साबिका न पड़ा था जिसने उसके ऊपर इतना विश्वास करके अपने को उसकी दया पर छोड़ दिया हो। किसी धन लोलुप की भांति सहसा यह धन राशि देखकर उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया। अपनी समझ में तो वह हेलेन से उग्र युवकों के विषय में ऐसी बहुत सी बातों का पता लगाकर फूला न समाया, जो खुफिया पुलिस वालों को बहुत सिर मारने पर भी ज्ञात न हो सके थे। पर इन बातों में मिथ्या का कितना मिश्रण है, वह न भांप सका। इस आधा घंटे में एक युवती ने एक अनुभवी अफसर को अपने रूप की मदिरा से
उन्मत्त कर दिया था। जब हेलन चलने लगी तो रोमनाथ ने कुर्सी से खड़े होकर कहा, मुझे आशा है यह हमारी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। हेलेन ने हाथ बढ़ाकर कहा, हुजूर ने जिस सौजन्य से मेरी विपत्ति कथा सुनी है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। कल आप तीसरे पहर यहीं चाय पिए। रक्त जब बढ़ने लगा, हेलेन आकर रोज की बातें आयवन से कहा सुनाती। रोमनाथ वास्तव में जितना बदनाम है उतना बुरा नहीं। वह बड़ा रसिक, संगीत और कला का प्रेमी है। इन थोड़े ही दिनों में हेलेन ने उसकी घनिष्ठता हो गई और किसी अज्ञात रीति से नगर में पुलिस का अत्याचार कम होने लगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इस कहानी के अगले पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।